वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जी के जीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी के जीएस पे। दोस्तों, हम आज आपको माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार स्टेट 2024 मनोविज्ञान सब्जेक्ट है आपका 11th-12th के लिए। दोस्तों, अभी हाल ही में स्टेट ने अभी नोटिफिकेशन आउट किया है, जो कि इसका अभी चल ही रहा है। डेट भी बढ़ा दिया है 5 तारीख तक, यानी कि 5 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। तो हम आइए बिना कोई समय गंवाए हम आपको क्वेश्चन के तरफ ले चलते हैं। टोटल दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन होगा और डेली हम आपको 100 क्वेश्चन का कवर करवाएंगे विथ डिस्कशन के साथ। तो आइए बिना कोई समय गंवाए चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान डैश के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो क्या हो जाएगा? जीव। यानी कि मनोविज्ञान जीव के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान जीव के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक जेबी वॉटसन थे। वहीं पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो मनोविज्ञान में किस परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो मानवतावाद को जाना जाता है तीसरी शक्ति के रूप में। तो मनोविज्ञान में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति यानी कि थर्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है। यह परिप्रेक्ष्य मनोविश्लेषण पहली शक्ति और व्यवहारवाद दूसरी शक्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, वहाँ योजनाबद्ध तरीके से क्या चल रहा है, इसका अवलोकन करने के लिए अपने मन के अंदर झांकना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मनिरीक्षण। तो वाक्य में अपने मन के अंदर झांकना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं या मन की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा है। यह प्रक्रिया आत्मनिरीक्षण कहलाती है, जिसमें स्वयं के मन का अवलोकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो आंतरिक वैधता की कमी पाई जाती है। तो प्रयोगात्मक विधि में आंतरिक वैधता की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, तो रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाना को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी का अवधान कहेंगे? तो ये ऐच्छिक अवधान हो जाएगा। रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाना एक ऐच्छिक अवधान है, क्योंकि यह क्रिया रोगी को इच्छा पर निर्भर करती है और वह इसे अपनी सुविधा या जरूरत के अनुसार करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, धारणा किसका अर्थ है? तो धारणा जो है निकटता का अर्थ है। धारणा निकटता का अर्थ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान की शाखा डैश लोगों के परिपक्व होने के साथ उनमें होने वाली विशेषताओं में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करती है। तो क्या हो जाएगा? विकास मानसिक परिप्रेक्ष्य होगा। विकास मानसिक परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानव विकास के विभिन्न चरणों में होने वाले शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करती है। यह जीवन भर यानी कि गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाली परिवर्तनों पर केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है। क्या हो जाएगा? अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। यानी कि अधिगम जिसे सीखना कहा जाता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जो पावलोव के प्रयोग में कुत्ता लार का स्राव करता है, घंटी से अनुबंधित होने के बाद या लार को क्या कहा जाता है? तो अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता लार का स्राव करता है, घंटी से अनुबंधित होने के बाद यानी लार को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अनुबंधन के प्रयोग में कितने तरह के कालिक क्रमों का अध्ययन किया जाता है? तो 4 प्रकार के किया जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन में यह देखा जाता है कि सशस्त्र उत्तेजक यानी CS और असशर्त उत्तेजक यानी कि UCS के बीच समय का क्या संबंध है, इसी को कालिक क्रम कहा जाता है। अतः 4 प्रमुख कालिक क्रम इस प्रकार है: विलंबित अनुबंधन, स्मृति अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन और उल्टा अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावित किया है कि टॉलमेन के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत पर? तो क्या हो जाएगा? यानी कि व्यवहारवाद हो जाएगा। तो टॉलमेन ने अपने सीखने के सिद्धांत पर व्यवहारवाद की मूल अवधारणा है
हालांकि उन्होंने व्यवहार को छिपा हुआ संज्ञान और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से समृद्ध किया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, घोषणात्मक स्मृति किसका एक प्रकार है? तो घोषणात्मक स्मृति जो है दीर्घकालीन स्मृति का एक प्रकार है। घोषणात्मक स्मृति दीर्घकालीन स्मृति का एक प्रकार है। दीर्घकालीन स्मृति को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि घोषणात्मक और गैर घोषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। तो स्मृति के संसाधन के स्तर मॉडल के अनुसार स्मृति संसाधन का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम हो जाएगा आपका प्रत्यक्षण, उसके बाद अर्थगत स्तर, उसके बाद बनावट स्तर। तो स्मृति के संसाधन के स्तर मॉडल के अनुसार स्मृति संसाधन का सही क्रम है प्रत्यक्षण, अर्थगत स्तर और बनावट स्तर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो मुल्लर और पिलजेकर के द्वारा, यानी विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत मुल्लर तथा पिलजेकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरण के बारे में सत्य नहीं है? ये ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा? यह भूख पैदा करता है, यही गलत है आपका। और जो है इसमें ऑप्शन, यह एक आंतरिक अवस्था है, ये तो सही होगा। यह क्रियाएं उत्पन्न करता है, ये भी सही होगा। यह दिशा देता है, यही सही होगा। लेकिन इसमें पूछा है सत्य नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यह क्रियाएं उत्पन्न करती है और दिशा प्रदान करती है, लेकिन यह भूख पैदा नहीं करती है। भूख एक जैविक आवश्यकता है, जबकि प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा उत्तेजन निष्पादन संबंध की व्याख्या की गई है? तो यर्क्स डोडसन नियम के द्वारा, यानी कि यर्क्स डोडसन नियम एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि उत्तेजना जैसे तनाव या चिंता का स्तर और किसी कार्य को करने की क्षमता के बीच एक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो उपलब्धि प्रेरक पर निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? सही हो जाएगा, मैकक्लीलैंड दिया है। डेविड सी मैकक्लीलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत की वकालत की। इसे थ्री नीड्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही उपलब्धि प्रेरक पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक का स्रोत बाहरी होता है? सही जवाब हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरक का, यानी कि बाह्य अभिप्रेरक वे होते हैं जिनका स्रोत व्यक्ति के बाहर होता है, जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा, आदंड। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो संवेग एक प्रतिक्रिया है जिसमें सन्निहित होता है। क्या सन्निहित होता है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि संज्ञानात्मक अवस्था, शारीरिक प्रतिक्रिया, अभिव्यंजक व्यवहार। संवेग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई घटक शामिल होते हैं। यह न केवल एक संज्ञानात्मक अवस्था है, बल्कि इसमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं और अभिव्यंजक व्यवहार भी शामिल होते हैं। वहीं पे क्वेश्चन नंबर हम 20 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे है, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकताओं का पदानुक्रम को प्रतिपादित किया है? सही जवाब हो जाएगा मैस्लो, यानी कि वर्ष 1943 में अब्राहम मैस्लो के द्वारा विकसित आवश्यकताओं का पदानुक्रम मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत है जो आवश्यकताओं को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। शारीरिक, उसके बाद है आपका सुरक्षा, प्यार और अपनापन, सम्मान और आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो किस प्रकार का चिंतन मनुष्य को अपने समस्या के समाधान में सहायता करता है? सही जवाब हो जाएगा यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन, जिसे वास्तविक चिंतन भी कहा जाता है, वह चिंतन है जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों और समस्याओं पर आधारित होता है। यह चिंतन व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, जो संप्रत्यय जिसे नियमों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो तार्किक संप्रत्यय कहलाता है, यानी कि तार्किक संप्रत्यय वह होता है जिसे नियमों और तर्क के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यह वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है, जिसे जैसे गणितीय या वर्गीकरण संबंधी अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एल्गोरिदम एवं स्वतः शोध विधियां क्या है?
तो एल्गोरिदम एवं स्वतः शोध विधियां क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि समस्या समाधान का। क्या हो जाएगा? समस्या समाधान का। तो एल्गोरिदम और स्वतः शोध दोनों ही समस्या समाधान की विधियां हैं। एल्गोरिदम का अर्थ है निर्धारित नियम एवं प्रविधियां जो सही समस्या की गारंटी देती है यदि उनका अनुसरण ठीक प्रकार से किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन रचनात्मकता से संबंधित है? सही होगा अपसरण चिंतन, यानी कि अपसरण चिंतन रचनात्मकता से संबंधित है। यह एक ऐसी सोच प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या के कई संभावित समाधानों या दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बुद्धि सामान्य तत्व एवं विशिष्ट तत्व से मिलकर बनता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन ने वर्ष 1904 ईस्वी में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, सामान्य मानसिक क्षमता जिसको जी फैक्टर कहते हैं और विशिष्ट मानसिक क्षमता जिसको एस फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, जो बुद्धि के किस सिद्धांत के अनुसार संगीतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि बुद्धि के प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हॉवर्ड गार्डनर, यानी कि 1983 ईस्वी में है। गार्डनर ने मुख्य रूप से 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्नलिखित है, यानी कि तार्किक गणितीय, भाषाई, शारीरिक गतिक, व्यक्तिगत स्व, स्थानिक, संगीतिक, व्यक्तिगत, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी, और भी सारे कई है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शील गुणों में शांति और अहिंसा का शील गुण प्रधान था। उनके इस गुण को निम्न में से किसमें रखा जाएगा? तो कार्डिनल शील गुण में रखा जाएगा। कार्डिनल शील गुण वह गुण होता है, यह वह गुण होता है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे महात्मा गांधी की जीवन में अहिंसा और शांति। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किशोरावस्था में मनोसामाजिक संकट क्या है? सही जवाब हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पहचान बनाम भूमिका भ्रम एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किशोरावस्था में मनोसामाजिक संकट है। इस अवस्था में किशोर यह अनुभव करता है कि उसका अपना जो है अलग, आगे देख लेते हैं, अलग व्यक्तित्व है और उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है अथवा कोई सामाजिक स्थिति नहीं प्राप्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिग 5 व्यक्तित्व गुणों में से एक नहीं है? यानी कि नहीं पूछा है, नहीं वाला क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। तो सही जवाब हो जाएगा रचनात्मकता। समकालीन मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के बिग 5 कारक हैं जिसका मानव व्यक्तित्व को वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है, यानी कि खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता और मनोविक्षुब्धता, जबकि बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों में रचनात्मकता शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मर्रे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा आवश्यकता सिद्धांत। मर्रे के सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करेंगे। तो 31 क्वेश्चन में है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब होगा हंस सेली ने। सामान्य अनुकूलन संरक्षण का प्रतिपादन हंस सेली ने किया था। हंस सेली ने यह सिद्धांत यह समझाने के लिए प्रस्तुत किया कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव का अनुभव करता है तो शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भीरो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण कैसे होता है? सही जवाब होगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। भीरो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से होता है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक भाग है जो तनावपूर्ण का आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को सक्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अंगूर खट्टे हैं एक ऐसी कहावत है जिसका संबंध किससे है? तो यौक्तिकीकरण से हो जाएगा, यानी कि युक्तिकरण एक ऐसा तंत्र है जिसमें व्यक्ति संघर्ष से उत्पन्न अपने अपराध बोध को कम करने के लिए वास्तविक के अलावा अन्य झूठे कारण बताता है
कहावत है, जो अंगूर खट्टे हैं, यानी कि किसी चीज को बुरा मानना क्योंकि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, व्यवहार के युक्तिकरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इनमें से कौन मूड डिसऑर्डर से संबंधित है? तो सही जवाब इनमें से सभी सही हो जाएगा, यानी कि डिस्थायमिया, हाइपोमेनिया, साइक्लोथीमिया, यानी कि मूड डिसऑर्डर, जिन्हें अवसादात्मक विकार भी कहा जाता है, ऐसे मानसिक विकार होते हैं जिसमें व्यक्ति के मूड में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं। अतः डिस्थायमिया, हाइपोमेनिया, साइक्लोथीमिया सभी मूड डिसऑर्डर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन चिंता विकृति नहीं है? सही जवाब हो जाएगा मनोविदलता, यानी मनोविदलता चिंता विकृति नहीं है। यह एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क खो देता है। इसमें भ्रम और भ्रमित अनुभव शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित में से कोई एक मापदंड नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद करता है। किसी मानसिक विकार की उपस्थिति की पहचान करने में क्या हो जाएगा? रचनात्मक व्यवहार होगा। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर किसी मानसिक विकार की पहचान के लिए कई मूल्यांकन मापदंडों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कष्ट, आत्मविनाशकारी व्यवहार और अतार्किक व्यवहार, और भी सारे कई चीज हैं। लेकिन रचनात्मक व्यवहार मानसिक विकार का मापदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, किसी घटना के बाद पीटीएसडी हो सकता है। जैसे सभी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और गंभीर दुर्घटनाएं, सैन्य युद्ध और आतंकवादी घटनाएं, हिंसक व्यक्तिगत हमले और यौन हमले। अब देखते हैं डिस्कशन इसका। किसी घटना के बाद पीटीएसडी हो सकता है, जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं, गंभीर दुर्घटनाएं, सैन्य युद्ध, आतंकवादी घटनाएं, हिंसक व्यक्तिगत हमले और यौन हमले। इन सभी प्रकार की घटनाओं के बाद पीटीएसडी का अनुभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रदर्शित करेगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि असाधारण पूर्णतावादी प्रवृत्तियां, सुव्यवस्था में व्यस्तता, वे नियमों पर कायम रहेंगे। उसके बाद इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्ति में निम्नलिखित सभी विशेषताएं पाई जाती है, यानी कि असाधारण पूर्णतावादी प्रवृत्तियां, सुव्यवस्था में व्यस्तता और वे नियमों पर कायम रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, किसे मनोविकृति का सामान्य सर्दी कहा जाता है? क्या हो जाएगा? अवसाद को कहा जाता है, यानी अवसाद को मनोविकृति की सामान्य सर्दी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे आम मानसिक विकारों में से एक है। यह हर उम्र और सामाजिक वर्ग में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, अवसाद का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत निम्न में से कौन है? सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि अवसाद को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से स्वीकार्य सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत एरन बेक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, कौन सा एडीएचडी का लक्षण नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो सही जवाब हो जाएगा हकलाना, यानी कि हकलाना एडीएचडी का लक्षण नहीं है। एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी एडीएचडी का फुल फॉर्म हो गया आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से आचरण विकार की कौन सी विशेषता है? प्रयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि हिंसक या आक्रामक व्यवहार, लोगों या जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता और तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान, यानी कि आचरण विकार, जिसे कंडक्ट डिसऑर्डर भी कहा जाता है, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो बच्चों और किशोरों को प्रभावित करती है। इसके मुख्य लक्षणों में हिंसक या आक्रामक व्यवहार, लोगों या जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या तोड़फोड़ करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बॉडी
डिस्मॉर्फिक विकार से पीड़ित होता है तो उसके लक्षणों में शामिल है। क्या सब शामिल है? तो सही जवाब हो जाएगा अपनी उपस्थिति में काल्पनिक या मामूली शारीरिक दोषों के बारे में जुनूनी रूप से चिंतित होना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या है। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक उपस्थिति में काल्पनिक या बहुत मामूली दोषों को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 की चर्चा जब हम करेंगे तो डीएसएम में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोगतिकी में लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब होगा हिस्टीरिया के नाम से। तो डीएसएस में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोगतिकी में लोकप्रिय रूप से हिस्टीरिया के उच्च में जाना जाता था। रूपांतरण विकार जिसे अब कार्यात्मक तंत्रिका संबंधी लक्षण विकार यानी कि एफएनडी के रूप में भी जाना जाता है, एक मानसिक विकार है जिसके लक्षण संवेदी या मोटर फंक्शनल को भी प्रभावित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है, यानी 20 से 35 तक होती है। तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में व्यक्ति की बुद्धि यानी कि आईक्यू भी उसको कहा जाता है, सामान्यतः 20 से 35 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। आश्रित मंदता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो गंभीर मानसिक मंदता को कहा जाता है आश्रित मंदता। आश्रित मंदता उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है और जो दूसरों की निरंतर सहायता पर निर्भर होता है। इस स्तर के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को गंभीर मानसिक मंदता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। तो न्यूरॉन की कोशिका शरीर को इस रूप में भी जाना जाता है। सही जवाब होगा सोमा, यानी कि न्यूरॉन की कोशिका शरीर को सीमा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ सीमा है, देखिए यहाँ सोमा लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ जो है इसमें फॉल्ट रहता ही है बुक सब में, खैर उसको आपको इग्नोर करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 48 की तरफ चलते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के किस हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचरण धीमा हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा माइलिन आवरण, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के माइलिन अवतरण के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचरण में बाधा आती है। माइलिन अब आवरण एक इंसुलेटिंग परत होती है जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष के चारों ओर होती है। यह तंत्रिका आवेगों को तेजी से और कुशलता से संचारित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। यह पहचाना जाने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर था, यह है, सही जवाब हो जाएगा हिस्टामाइन, यानी कि एसिटाइल कोलाइन पहचाना जाने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर था। इसकी खोज 1921 में ऑटो लेवी ने की थी। नहीं, इसका हिस्टामाइन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया है एक्सप्लेनेशन में एसिटाइल कोलाइन, यानी कि इसका ये हो जाएगा सही। यह पहचाना जाने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर था, यह है एसिटाइल कोलाइन, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। निम्नलिखित में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है। यह तंत्रिका तंत्र में एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है जो आवेगों को प्रसारित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। ये शरीर के सभी ऊतकों में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। ये है, यानी कि 51 का ऑप्शन देख लेते हैं। 51 में क्या है? 51 का ऑप्शन देख लेते हैं तो इसका डी हो जाएगा, यानी कि स्टेम कोशिकाएं हो जाएगा।
स्टेम कोशिकाएं शरीर में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। तो तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होने के बाद हृदय और श्वास का धीमा हो जाना और पुतलियों का सिकुड़ना किसके कार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र आराम और पाचन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह शरीर को तनावपूर्ण स्थिति के बाद सामान्य स्थिति में लौटाता है। जब तनाव समाप्त होता है तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होकर निम्न प्रभाव डालता है। अब देखिए प्रभाव क्या सब डालता है। हृदय गति धीमा हो जाती है, श्वास की गति कम हो जाती है, पुतलियां सिकुड़ती है यानी कि मायोसिस। उसके बाद पाचन क्रिया सक्रिय हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 53 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वास जैसे जीवन निर्वाह कार्यों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है? सही जवाब हो जाएगा मज्जा, यानी कि मज्जा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हृदय गति, श्वास और अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के तने का हिस्सा है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो क्या एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है? सही जवाब होगा अनुपालन, यानी कि अनुपालन एक सामाजिक प्रभाव है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर सहमति देता है, भले ही वह अनुरोध व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा के विपरीत हो। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी होगा, यानी कि मनोवृत्ति की समानता, समीपता और शारीरिक आकर्षकता। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें निम्नलिखित है मनोवृत्ति की समानता, समीपता, शारीरिक आकर्षकता, सभी इसके महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विधि जिसमें लक्ष्य व्यक्ति से छोटे अनुरोध किया जाता है और फिर बड़े अनुरोध की तरफ बढ़ा जाता है क्या कहलाता है? चाहिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 56 नंबर में। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना विधि। उसके बाद देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना एक मनोसामाजिक प्रभाव है जिसमें पहले लक्ष्य व्यक्ति से एक छोटा और सहज अनुरोध किया जाता है जिसे वह आसानी से मान लेता है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रत्यक्षण के मुद्दे पर विवादित प्रयोग किया है? सही जवाब हो जाएगा मिलग्राम, यानी कि सामाजिक प्रत्यक्षण के मुद्दे पर विवादित प्रयोग मिलग्राम ने किया था। इस प्रयोग में प्रतिभागियों को एक शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं आपका, जो व्यक्ति प्रत्यक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूचना का अधिक योगदान होता है? सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक सूचना, यानी कि व्यक्ति प्रत्यक्षण में ऋणात्मक सूचना का प्रभाव धनात्मक सूचना की तुलना में अधिक होता है। इसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव के प्रकार भारतीय समाज में पाया जाता है, ना कि पश्चिमी समाज में? सही जवाब हो जाएगा जातीय तनाव, यानी कि भारतीय समाज में जातीय तनाव एक विशिष्ट सामाजिक तनाव है जो पश्चिमी समाजों में आमतौर पर नहीं पाया जाता है। यह भारत की सामाजिक संरचना में गहराई से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक श्रम वनयन का एक प्रभाव है? सही जवाब हो जाएगा निष्पादन में कमी, यानी कि सामाजिक श्रमावनयन जिसे सामाजिक आलस्य कहा जाता है तब होता है जब एक व्यक्ति किसी समूह में काम करते समय अपने व्यक्तिगत प्रयास को कम कर देता है, खासकर जब व्यक्तिगत योगदान की निगरानी करना मुश्किल हो। इसका परिणाम यह होता है कि समूह का कुल निष्पादन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति के तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, देखिए नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना है और ध्यान रखना है जो नहीं पूछा गया है।
तो आध्यात्मिकता नहीं होगा। यानी कि मनोवृत्ति के 3 मुख्य तत्व होते हैं, भावात्मक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। इसीलिए आध्यात्मिक मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि सभी हो जाएगा। स्वेच्छा से किया गया व्यवहार, उद्देश्य दूसरों की सहायता करना और सहायता करने वालों को कोई फायदा नहीं होता। प्रसामाजिक व्यवहार, जिसे परोपकारी व्यवहार भी कहा जाता है, एक ऐसा व्यवहार है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषताएं हैं, स्वेच्छा से किया गया व्यवहार, दूसरों की मदद करने का उद्देश्य और सहायता करने वाले को कोई फायदा नहीं होता है। यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और यदि आपका क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगा तो अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 480 या 360 भी कर लीजिएगा तो देखने अच्छा से दिखाई देगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, मनोवृत्ति में बदलाव का हाइदर का संतुलन सिद्धांत क्या है? सही जवाब होगा संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोवृत्ति से बदलाव का हाइदर का संतुलन सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है। यानी संतुलन सिद्धांत का विकास सामाजिक मनोवैज्ञानिक फ्रिट्स हाइदर ने 1946 में किया था। यह सिद्धांत मूल रूप से पारस्परिक संबंधों के पैटर्न को समझाने के लिए विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आक्रामकता नियंत्रण प्रविधि है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि दंक हो जाएगा, विरेचन होगा, क्षमा याचना होगा। आक्रामकता नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रविधियों यानी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। दिए गए सभी विकल्प आक्रामकता को नियंत्रित करने या कम करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह के बारे में सत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सदस्यों के बीच घनिष्ठता। प्राथमिक समूह समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे चार्ल्स कूले ने परिभाषित किया था। प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं, पहला है सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध, दूसरा है छोटा आकार, तीसरा है अनौपचारिक संबंध, चौथा है दीर्घकालिक प्रकृति। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि व्यवहार पर नियंत्रण में, व्यक्तित्व विकास में, सांस्कृतिक निरंतरता में। यानी समूह व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत व्याख्याता करता है। इसका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? यानी 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यानी सी में क्या लिखा गया है? मनोवृत्ति परिवर्तन एवं निर्माण का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो लियोन फेस्टिंगर ने वर्ष 1957 में संज्ञानात्मक असंवेदिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत मनोवृत्ति परिवर्तन एवं निर्माण का व्याख्याता करता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीकृत संचार तंत्र है? सही जवाब होगा पहिया, यानी कि पहिया केंद्रीयकृत संचार तंत्र है। केंद्रीयकृत संचार तंत्र वह संचार संरचना है जिसमें संचार का एक मुख्य केंद्र या व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से सभी सूचनाएं जाती है और आती है। इसमें एक व्यक्ति समूह में केंद्रीय भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किस प्रकार का संचार अधिक विश्वसनीय है? सही जवाब होगा लिखित संचार, यानी कि लिखित संचार को अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि यह अस्थायी होता है, संदर्भ के लिए बार बार देखा जा सकता है, यह दस्तावेजी प्रमाण के रूप में उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं आपका। 70 में क्या है? तो 70 नंबर क्वेश्चन है, नेतृत्व के महान मानव सिद्धांत को भी कहा जाता है, यानी कि शीलगुण सिद्धांत कहा जाता है। शीलगुण सिद्धांत को ही नेतृत्व का महान मानव सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि नेता जन्म से ही विशेष गुणों जैसे साहस, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी आदि के साथ पैदा होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार महान नेता विशेष गुणों के कारण असाधारण होते हैं और आम लोग वैसा नेतृत्व नहीं कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ब्रूम संबंधित है किसके साथ? तो ब्रूम संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन सी में भी यानी कि दो ऑप्शन सेम है, इसीलिए ए और सी दे रखा है, नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत। तो विक्टर ब्रूम का संबंध नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत से है, जिसे विशेष रूप से ब्रूम एटॉन जागो डिसीजन मेकिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? हेनरी फयोल में निर्धारित किया गया है। क्या निर्धारित किया गया है? कितने सिद्धांत? यानी कि 14 सिद्धांत निर्धारित किया गया है। हेनरी फयोल, जिन्हें आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ने प्रबंधन की अवधारणा पर एक नई धारणा दी। उन्होंने एक सामान्य सिद्धांत पेश किया जिसे प्रबंधन के सभी स्तरों और हर विभाग पर लागू किया जा सकता है। अतः हेनरी प्रयोग द्वारा बनाए गए 14 सिद्धांत इस प्रकार है: कार्य का विभाजन, अधिकार और जिम्मेदारी, अनुशासन, स्केलर श्रृंखला, आदेश, इक्विटी, और भी इसके सिद्धांत हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद है कमान की एकता, दिशा की एकता, व्यक्तिगत हित की अधीनता, पारिश्रमिक केंद्रीकरण, स्थिरता, पहल और कोर भावना। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रास्ता के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है वाला ध्यान से देखना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा, एक रास्ता एक मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है। यानी कि एक रास्ता एक मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, एक रास्ता का मुख्य कारण क्या है? तो एक रास्ता का मुख्य कारण आवृत्तिक कार्य है। एक रास्ता का प्राथमिक कारण दोहराए जाने वाले आवृत्तिक कार्य है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही प्रकार का कार्य करता है तो उसकी रुचि और एकाग्रता कम होने लगती है, जिससे एक रास्ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। रोसॉर्क का प्रेक्षेपण परीक्षण किसको मापने के लिए डिजाइन किया गया है? सही जवाब होगा अचेतन इरादे। यानी कि रोसॉर्क का प्रेक्षेपण परीक्षण मुख्य रूप से अचेतन इरादों, भावनाओं और व्यक्तित्व लक्षणों को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, वेसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण का उपभोग निम्नलिखित के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। वेसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से बौद्धिक क्षमताओं यानी कि आईक्यू और संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक चिकित्सा का एक प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है, क्या हो जाएगा? दृढ़ग्राही। यानी कि दृढ़ग्राही पारिवारिक चिकित्सा का प्रकार नहीं है। यह शब्द किसी अड़ियल या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, न कि चिकित्सा की कोई विशिष्ट शैली को। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। डैश के विश्लेषात्मक चिकित्सा की प्रविधि है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए एवं सी, यानी कि स्वप्न विश्लेषण और शब्द साहचर्य। युंग की विश्लेषात्मक चिकित्सा की प्रमुख प्रविधियों में स्वप्न विश्लेषण और शब्द साहचर्य परीक्षण दोनों शामिल है। 79 नंबर देखते हैं, किनके नियमों का उपभोग संभाव्यता प्रबंधन में किया जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। यानी कि संभाव्यता प्रबंधन में क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियमों का उपयोग किया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे सक्रिय अनुबंधन या वाद्य अनुकूलन भी कहा जाता है, एक प्रकार का अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। फेमर्स यानी कि 1984 के अनुसार प्रेक्षण के मुख्य प्रकार कौन से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एवं बी दोनों, यानी कि स्वाभाविक प्रेक्षण और आत्मसलाह। फेमर्स 1984 के अनुसार प्रेक्षण के स्वाभाविक प्रेक्षण एवं आत्मसलाह दोनों प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, इंटेलिजेंस कोशिएंट यानी कि आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब होगा टर्मन। यानी कि आईक्यू इंटेलिजेंस कोशिएंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुईस टर्मन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, भाटिया बैटरी का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता है, यानी कि बुद्धि के लिए। तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है, जो सी एम भाटिया द्वारा 1955 ईस्वी में विकसित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, किस प्रकार की परीक्षा के मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? सही जवाब होगा बी, यानी कि निम्नलिखित प्रकार का। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। निबंधात्मक उत्तरों में परीक्षक को उत्तर की व्याख्या, भाषा, विचारों की गहराई और प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, असाधारण बच्चे कौन है? तो असाधारण बच्चे कौन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं और इसका आंसर है ए, यानी कि असाधारण बच्चे कौन है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, यानी कि ए में है जो बच्चे मानक से भिन्न होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो एक असाधारण बच्चा वह है जो सामान्य या औसत बच्चे से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में इस हद तक भिन्न होता है कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता या पूरक निर्देशों को विकसित करने के लिए स्कूल प्रथाओं या विशेष शिक्षा सेवाओं के संशोधन की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, किसी विधि का उपयोग यह गारंटी देता है कि प्रत्येक वस्तु का एक अद्वितीय मूल्य है। सही जवाब होगा रैंकिंग, यानी कि रैंकिंग में वस्तुओं या व्यक्तियों को एक क्रम में रखा जाता है। इसमें हर वस्तु को एक विशिष्ट अद्वितीय स्थान दिया जाता है, जिसमें कोई दो वस्तुएं एक ही रैंक साझा नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, अभी खुले एक नए पब्लिक स्कूल में एक मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है। मार्गदर्शन कार्यक्रम विकसित करने में पहला कदम कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्र निकाय की मार्गदर्शन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें। मार्गदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है छात्रों की व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझकर उन्हें सहायता प्रदान करना। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह जानना कि छात्रों को वास्तव में किस प्रकार की सहायता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। तो 87 में क्या है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डीएटी में निम्नलिखित से संबंधित परीक्षण आइटम नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट रुचियां। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी डीएटी एक व्यापक मूल्यांकन उपकरण है जिसे छात्रों में क्षमताओं और योग्यताओं की एक श्रृंखला को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित परीक्षण आइटम शामिल है, यानी कि यांत्रिक संबंध, उसके बाद यांत्रिक तर्क, उसके बाद अवधारणात्मक गति और सटीकता। हालांकि विशिष्ट रुचियों का मापन डीएटी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, मनोविज्ञान अपने डैश के कारण एक विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा विधियां। मनोविज्ञान अपने विधियों के कारण एक विज्ञान है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, कौन असंगत पद है? तो कौन असंगत पद है, आइए इसका ऑप्शन तो देख ही रहे हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, व्यक्तिक अध्ययन। तो प्रयोगात्मक शोध और अर्ध प्रयोगात्मक शोध और सहसंबंधात्मक शोध सभी मात्रात्मक शोध के प्रकार है जिसमें डेटा का संख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, जबकि व्यक्तिक अध्ययन एक गुणात्मक शोध विधि है जो किसी विशिष्ट इकाई यानी कि व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन करती है। यह तीनों विकल्पों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, परिकल्पना का निर्माण कब होता है? तो परिकल्पना का निर्माण शोध अभिकल्प के पूर्व होता है। परिकल्पना का निर्माण शोध अभिकल्प का पूर्ण होता है। एक शोध परियोजना में परिकल्पना एक प्रारंभिक बिंदु होती है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, शोध में यादृच्छिक शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा पक्षपात रहित, यानी कि शोध में यादृच्छिक शब्द का सबसे उचित अर्थ पक्षपात रहित है। यादृच्छिक शोध में एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जहां प्रत्येक इकाई के चयन का समान होगा, समान अवसर होता है जिसमें पक्षपात समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, साक्षात्कार अनुसूची एक प्रकार का क्या है?
तो एक प्रकार का साक्षात्कार है, यानी कि साक्षात्कार अनुसूची एक प्रकार का साक्षात्कार है जिसमें साक्षात्कारकर्ता पहले से तैयार प्रश्नों का उपयोग करके साक्षात्कार लेता है। एक संरचित साक्षात्कार प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नों का एक विशिष्ट क्रम होता है जिसे साक्षात्कार के दौरान पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, आंकड़ों की संगति दर्शाता है, यानी कि विश्वसनीयता को दर्शाता है। आंकड़ों की संगति विश्वसनीयता को दर्शाती है। विश्वसनीयता का अर्थ है मापन उपकरण या परीक्षण संगत और स्थिर परिणाम देता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, काई वर्ग का मान निकाले जब FO इक्वल टू 10 और FE इक्वल टू 2 है। तो काई वर्ग का मान क्या होगा, 32 होगा, यानी 32 अब कैसे निकाला है, तो एक्स स्क्वायर सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट ले लिया है, इसको एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर बाय एफ ई होगा। एफ ओ से मतलब है प्रेरित मान यानी कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एफ ई से मतलब है अपेक्षित मान यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे टी लिख दिया है। और सिग्मा से मतलब होगा समेसन यानी सभी मानों का योग। प्रश्न में आपको दे रखा है एफ ओ का मान कितना दे रखा है 10 और एफ ई का मान 2 रखा है, तो इसका लिए आप निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर क्या होता है सिग्मा इंटू एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर बाय एफ ई। तो क्या दे रखा है एफ ओ 10 है, उसके बाद एफ ई 2 है, तो 10 माइनस 2 हो गया 8 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि आपका 32 हो गया। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, सहसंबंध की सीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 है सहसंबंध की सीमा क्या है, तो +1 से लेके -1 तक। सहसंबंध गुणांक जिसे r द्वारा दर्शाया जाता है दो चरों के बीच संबंध की ताकत और दिशा को मापता है। इसका मान हमेशा +1 और -1 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, टी परीक्षण में स्वतंत्रता की डिग्री की गणना करें जब n बराबर 100 हो। तो देखिए n बराबर 100 होगा तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, टी परीक्षण में स्वतंत्रता की डिग्री dt की गणना n-1 करके की जाती है, जहां n नमूने का आकार है, इसलिए जब n इक्वल्स टू 100 तो स्वतंत्रता की डिग्री, अब देखिए 100 - 2 किया है, यहाँ पे n-1 दे रखा है, n-1 तो n का वैल्यू क्या दे रखा है 100, 100 में से 1 घटाइएगा तो 99 होगा। देखिए 99 ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ क्या कर दिया है जो 100 में से 2 घटा के 99 किया है, 99 देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, तो हो सकता है इसके नज़दीक लिया गया हो। यदि आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, टी अनुपात का उपयोग समूह के माध्य के बीच सार्थक अंतर जानने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा 2 यानी कि 2। टी अनुपात रेशियो एक सांख्यिकीय माप है जो दो समूहों के माध्य के बीच अंतर की गणना करता है और यह बताता है कि क्या अंतर सांख्यिकीय रूप में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। तो पूर्ण शून्य का उदाहरण क्या है, कौन सा स्केल है, तो सही जवाब हो जाएगा अनुपात स्केल, यानी पूर्ण शून्य का उदाहरण अनुपात स्केल है। इसमें एक निश्चित यानी निरपेक्ष शून्य बिंदु के साथ एक अंतराल पैमाने के गुण होते हैं। पूर्ण शून्य अंक हमें एक सार्थक अनुपात बनाने की अनुमति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में शामिल है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में ऑप्शन डी यानी कि माध्य भी शामिल है, माध्यिका भी शामिल है और बहुलक भी शामिल है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। तो सहसंबंध का प्रयोग होता है चरों के बीच में क्या निकालने के लिए, तो सही जवाब होगा संबंध निकालने के लिए। तो सहसंबंध का प्रयोग चरों के बीच संबंध निकालने के लिए होता है। सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध की दिशा और शक्ति को मापता है। यह बताता है कि जब एक चर बदलता है तो दूसरा चर कैसे बदलता है। सहसंबंध गुणांक का मान -1 से लेकर के +1 तक होता है, जहां -1 पूर्ण नकारात्मक संबंध और +1 पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध और 0 कोई संबंध नहीं दर्शाता है। दोस्तों तो हम 1 से लेकर के 100 तक अभी क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं।
जो कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट से था पीजीटी के लिए। तो आपको ये एस्टेट का जो पेपर अभी होने वाला है, इसमें बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होगा। और साथ ही टीआरई 4 का भी आपका नोटिफिकेशन तो आउट हो ही जाएगा इसके एस्टेट के बाद, उसमें भी बहुत आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और दूसरा पार्ट के लिए हम फिर पुनः लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।